कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो आइए आज से शुरू करते हैं हम केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान में हम पहले बुक के एक चैप्टर जिसका नाम है उप सहसंयोजक यौगिक यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उस चैप्टर से शुरुआत करेंगे। देखिए, बोर्ड में इस चैप्टर से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि इम्पोर्टेंट्स भी हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए आज शुरू करते हैं हम केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान। देखिए, रसायन विज्ञान जो है वो आपके पास बोर्ड में 70 मार्क्स का आता है और जिसमें से 30 मार्क्स का आपके पास प्रैक्टिकल होता है। और ये 70 मार्क्स जो होते हैं ये यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं उनके मार्क्स। ठीक, तो हमारे पास अमूमन जितनी बार भी बोर्ड का पेपर हाथ में आता है तो पहला क्वेश्चन अधिकतर जो हमें देखने को मिलता है वो मिलता है IUPAC नेम, जो कि आते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड से। ठीक, तो हम शुरू करते हैं आज जो हमारा टॉपिक है, जो यूनिट है, उस यूनिट को शुरू करेंगे जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और हिंदी में उसे कहते हैं उप सहसंयोजी यौगिक। 9th चैप्टर है। तो आइए इसे शुरू करते हैं। उप सहसंयोजी यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसका सिलेबस जो है पाठ्यक्रम वो देख लेते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन यानी उप सहसंयोजी यौगिक होते क्या हैं, व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। और उसके बाद इसके अंदर आते हैं कंपाउंड्स के कुछ बॉन्डिंग वगैरह होती हैं, जैसे मॉलिकुलर कंपाउंड्स होते हैं या एडिशनल कंपाउंड्स होते हैं, यानी आणविक जो यौगिक होंगे या फिर एडिशनल कंपाउंड यानी योगात्मक जो यौगिक होंगे उनके बारे में इसमें बताया जाता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है आपके पास लिगैंड। सेकंड आता है लिगैंड। सबसे पहले था इंट्रोडक्शन। लिगैंड में क्या होता है, लिगैंड इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर। इसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये लिगैंड, जो कि पेपरों में कई बार पूछा जाता है और इसी पे बेस्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनते हैं। कैसे, लिगैंड कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे इसके अंदर। उसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन नंबर्स यानी उप सहसंयोजन संख्या। लिगैंड्स और कोऑर्डिनेशन नंबर जो होते हैं आपस में इनका रिलेशन होता है टू मेक अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद कलर यानी रंग, इन यौगिकों का कलर कैसा होता है, जैसे हम ट्रांजिशन कंपाउंड यानी संक्रमण तत्व के बारे में भी पढ़ते थे तो उनमें भी कलर के बारे में जानकारी दी गई है, तो इसमें भी है। उसके बाद चुंबकीय गुण तथा आकृति यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ एंड इसका शेप एंड साइज। ओके, उसके बाद आता है इसमें IUPAC नेम, जो कि मैंने आपको बोला हर बार पेपरों में पूछा जाता है और ये प्रश्न पेपरों में आता ही आता है, कहने का मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आबंधन एवं समावयवता यानी उनके बीच बॉन्डिंग कैसी होती है और आइसोमेरिज्म किस प्रकार की होती है। 11th में हमने आइसोमेरिज्म भी पढ़ी है। उसके बाद आ जाता है इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो इम्पोर्टेंस होते हैं उसके बारे में, और इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले टॉपिक यानी इंट्रोडक्शन के साथ। इंट्रोडक्शन यानी परिचय। फिलहाल हमने यहाँ पे द्विक लवण क्यों लिखा है अब ये समझ जाएंगे आप लोग। देखिए, द्विक लवण मतलब डबल सॉल्ट, और जब एक सॉल्ट दूसरे सॉल्ट के साथ केमिकल कॉम्बिनेशन की कंडीशंस को अप्लाई करते हुए एक मेजर सॉल्ट बनाता है, और ऐसा सॉल्ट जो कि दो छोटे छोटे सॉल्टों से मिलकर बना है तो वो डबल सॉल्ट हो जाता है। खैर, उसको ज़रा समझते हैं। द सॉल्ट दैट इज ऑब्टेन अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन यानी ऐसा लवण जो कि किससे बनता है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन यानी रासायनिक संयोग के नियमों द्वारा बनता है। बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सॉल्ट यानी कॉम्बिनेशन का मतलब संयोजन से 2 या 2 से अधिक लवणों के या यौगिकों के। हैविंग इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस एंड मेंटेन द प्रॉपर्टीज ऑफ द ओरिजिनल सॉल्ट इज कॉल्ड डबल सॉल्ट। और क्या होता है, जो किस इंडिपेंडेंट होता है किस पे, उसकी प्रॉपर्टीज़ पे, ठीक है, और किसका, ओरिजिनल सॉल्ट की, इज कॉल्ड डबल सॉल्ट यानी ओरिजिनल सॉल्ट की तरह होता है लेकिन बनता क्या है, डबल सॉल्ट यानी उनसे मिलकर बना होता है। और रही बात इसकी कि उपसंयोजन यौगिक, तो उसके लिए एक तत्व आता है संक्रमण धातुओं के बारे में हमने पढ़ा है इससे पहले वाले चैप्टरों में। संक्रमण धातु बड़ी संख्या में संकुल यौगिक, संकुल यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं,
जिनमें धातु परमाणु अनेक ऋणायन तथा उदासीन अणुओं से परिबद्ध रहते हैं। यानी जो धातु परमाणु होते हैं ये ऋणायन या न्यूट्रल जो होते हैं उदासीन इनसे घिरे हुए रहते हैं। ये यौगिकी उप सहसंयोजी यौगिक कहलाते हैं। दीज कंपाउंड्स आर कॉल्ड अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। फॉर एग्जांपल देयर आर टू एग्जांपल K2SO4 plus Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस 24H2O, पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट एंड 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। व्हेन इन थ्री, जो तीन रिएक्टेंट्स हैं ये जब आपस में क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन करेंगे, तो एक कॉम्बिनेशन कंपाउंड मिलता है हमें जिसका नाम है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O, दैट इज अ पोटास एलम। यानी इसी को हम फिटकरी बोलते हैं, पोटास एलम। ठीक, या फिर उसके बाद एक और यौगिक है जिसे पे ध्यान देते हैं, FeSO4 प्लस NH4 का ट्वाइस SO4 प्लस 6H2, दैट मीन्स फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट एंड 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। जब ये तीनों मॉलिक्यूल आपस में क्या कंबाइन होंगे, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है फेरस अमोनियम सल्फेट, जिसका नाम है मोहर सॉल्ट भी हम इसे बोलते हैं। और ये क्रिस्टलाइन होता है इसलिए 6H2 है, ऊपर वाला भी फिटकरी भी क्रिस्टलाइन होता है इसलिए .24H2 हम दिखाते हैं। ठीक है, ये दीज टू मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड मॉलिकुलर और एडिशनल कंपाउंड्स, आणविक तथा योगात्मक यौगिक भी कहलाते हैं। तो ये तो था इसका इंट्रोडक्शन कि उप सहसंयोजी यौगिक में हम डबल सॉल्ट के बारे में पढ़ते हैं, संक्रमण धातुओं के बारे में पढ़ते हैं, और उनसे जो यौगिक हमें प्राप्त होता है जो कि ऋणायन और उदासीन अणुओं से घिरा हुआ रहता है, ऋणायन बोलते हैं नेगेटिव, उदासीन बोलते हैं न्यूट्रल, घिरा हुआ रहता है, तो वो कहलाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। फॉर एग्जांपल के लिए आपके पास 2 एग्जांपल है, वैसे और भी ज़्यादा है, उसको हम आगे पढ़ते हैं। चलिए, हमने कहा आणविक तथा योगात्मक यौगिक निम्न 2 प्रकार के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मॉलिकुलर एंड एडिशनल कंपाउंड्स। यानी मॉलिकुलर एडिशनल कंपाउंड जो होते हैं जनरली 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है डबल सॉल्ट, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। डबल सॉल्ट मतलब द्विक्लमण, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बात भी करी थी इसके बारे में, और संकुल यानी कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब हम लोग समझते भी हैं कि जो बहुत ज़्यादा जटिल रूप में आ जाता है यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ जाता है, उस तरह से अगर सॉल्ट मिलता है तो उसे कहते हैं डबल सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, सॉरी। अब एक और टॉपिक है इसमें, अधिकतर पूछा जाता है पेपरों में कि व्हाट इज़ द कंपैरिजन बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। यानी कंपेयर बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बीच में, इन दोनों के बीच में हम क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं दोनों सॉल्टों के बीच में। तो कैसे करेंगे उसके बारे में देख लेते हैं ज़रा। देखिए, पहला, ऐसे आणविक यौगिक जो केवल ठोस रूप में स्थायी होते हैं तथा जल में विलय करने पर आयनों में विभक्त हो जाते हैं। यानी मॉलिकुलर कंपाउंड, दोज मॉलिकुलर कंपाउंड दैट आर स्टेबल ओनली इन सॉलिड फॉर्म एंड डिजॉल्व इन आयन अपॉन डिसोसिएशन इन वाटर। यानी वो ठोस अवस्था में तो कैसे रहेंगे, बिल्कुल स्थायी होते हैं, लेकिन जैसे उन्हें जल में घोला जाता है ये आयनों में बदल जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए दे रखा है यहाँ पे कार्नेलाइट। कार्नेलाइट को ध्यान देंगे ज़रा, KCl MgCl2 6H2O गिव्स। ये एक ऐसा कंपाउंड है जो कि अभी आयनों में विभक्त नहीं है, लेकिन जैसे इसे इन वाटर में डिज़ोल्व किया गया तो क्या हो जाता है, K पॉजिटिव प्लस Mg पॉजिटिव 2 प्लस ट्वाइस Cl नेगेटिव प्लस 6H2। तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पर ये अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देने योग्य है। देखिए, अब आ जाते हैं हम संकुल यौगिक की ओर, यानी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ऐसे आणविक यौगिक जो ठोस तथा विलयन दोनों में स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं, इसका आंशिक वियोजन हो जाता है। यानी दोज मॉलिकुलर कंपाउंड दैट एग्जिट इंडिपेंडेंटली इन बोथ सॉलिड एंड सॉल्यूशन, जो कि दोनों ही स्थितियों में स्वतंत्र व्यवहार कर देंगे। जैसे ये देखिए यहाँ पे दिखा रखा है आपको, क्या है ये, कॉपर अमोनियम सल्फेट। ये एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है इसलिए इसके इधर से हमने ब्रैकेट लगा के दिखा रखा है। जब ये तोड़ा जाता है तो इसमें SO4 जो है वो -2 में आयन में बदल जाएगा, और CuNH3 होल 4 ये +2 आयन में कंप्लीट चेंज हो जाता है। तो ये तो था आपका क्या, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बारे में। ये तो था पहला पॉइंट। अब आ जाता है सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा कि द्विक्लमण के विलयनों से अनेक अवयवी आयनों के गुणात्मक परीक्षण किए जाते हैं। यानी जो भी
क्वालिटेटिव टेस्टिंग होते हैं, इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट आयन होते हैं यानी अवयवी कण होते हैं उनकी टेस्टिंग करी जाती है। किससे? इनके डबल सॉल्ट से। ठीक है। और जबकि अगर यही बात इसमें करें संकुल में, तो संकुल लवणों के विलयनों में उनके अवयवी कण तथा आयनों के परीक्षण यानी गुणात्मक परीक्षण नहीं किए जा सकते हैं। देखिए यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है कि सॉल्यूशन ऑफ डबल सॉल्ट कैन लीड टू क्वालिटेटिव टेस्टिंग ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस। इस तरफ क्या आ जाएगा? कैन नॉट बी टेस्टेड, यानी इनका उसमें हम क्या कहते हैं, गुणात्मक परीक्षण नहीं किए जाते, कैन नॉट बी टेस्टेड, टेस्ट नहीं किया जाता। थर्ड केस आता है इसमें कि इनके भौतिक रासायनिक गुण अपने अवयवी यौगिकों के समान होते हैं। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डबल सॉल्ट इज सिमिलर टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड्स, यानी जो इनके भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं ये इनके अवयवी कणों के समान होते हैं। लेकिन संकुल यौगिक यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या होता है? देयर इज नॉट टू सिमिलर, यानी इक्वल नहीं होते हैं, सर्वथा भिन्न होते हैं, यानी ऑलवेज भी डिफरेंट, हमेशा अलग अलग होते हैं। उसके बाद आ जाता है फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट देखिएगा, द्विक लवण में केंद्रीय धात्विक आयन तथा अन्य समूहों के, ये अन्य समूहों का मतलब क्या है? जो उससे जुड़े हुए रहते हैं, जिन्हें हम लिगैंड बोलते हैं। अभी इसके बारे में चर्चा करेंगे। मध्य जो बॉन्ड होता है वो हमेशा क्या होता है? आयनिक बॉन्ड, यानी देयर आर जनरली ऑफ्टन हैव आयनिक बॉन्ड बिटवीन द सेंट्रल मेटल आयन एंड लिगैंड्स। बल्कि संकुल यौगिक में क्या होता है? इनके बीच जो बॉन्ड होता है वो उपसह संयोजक होता है, यानी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है इनके बीच में। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल समझ लेते हैं, देखिएगा इसके एग्जाम्पल में हमने पहला दे दिया फिटकरी का फॉर्मूला और दूसरा हमने दे दिया मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला। तो ये एक डबल सॉल्ट है। जबकि यहाँ की अगर बात करें तो यह पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट और ये है आपके पास डायमीन अर्जेंटेट या सिल्वर बोल सकते हैं आप, डायमीन सिल्वर क्लोराइड। ठीक, तो ये दो के दो क्या है? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, या इसी को हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कहते हैं। ठीक, तो आइए अब आगे का टॉपिक पे चर्चा करते हैं। दिस इज़ द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स ऑफ दिस चैप्टर। यह बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण तथ्य है जिसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। सपोज दैट हमने मान लिया कि यहाँ पर एक K3 से Cl3 तक ये हमने एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखा है। ठीक, अब इसमें इतनी सारी चीज़ें लिखी हैं कि इनके बारे में समझना भी थोड़ा जटिल हो जाता है। वैसे भी इसका नाम कॉम्प्लेक्स है और कॉम्प्लेक्स को हम जटिल भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले हमने क्या देखना है कि इसमें जो ये ब्रैकेट लगा हुआ है ये है कि नहीं। ठीक, इस ब्रैकेट वाले एरिया को, जहाँ तक ब्रैकेट है, इसे कहा जाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर या रीजन, यानी उप सह संयोजन क्षेत्र। यानी जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें जो मेन पॉइंट होगा वो इसके अंदर होगा, यानी सेंट्रल मेटल आयन, जो कि यहाँ दिखाई दे रहा होगा आपको CO कोबाल्ट। देखिए ये केंद्रीय धात्विक आयन सेंट्रल मेटल आयन, ये हो जाए सेकंड फॉर्म। उसके बाद आपको ये पहचानने में थोड़ा आसानी होगी क्योंकि और कोई भी यहाँ पे मेटल नहीं है सिवाय इसके इन ब्रैकेट। ब्रैकेट के बाहर तो मेटल है लेकिन अंदर की बात कर रहे हैं। ठीक है, अंदर कोई मेटल नहीं है, जो है उसी को हम सेंट्रल मेटल आयन बोलेंगे। उसके अलावा अगर वहाँ पे कुछ भी जुड़े हैं, जैसे यहाँ पे NH3 जुड़ा है, ये जितने भी जुड़े होते हैं इन्हें हम बोलते हैं लिगेंड्स। दीज आर कॉल्ड लिगेंड, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, और इन लिगेंडों की जो नंबर होते हैं, यानी सबस्क्रिप्ट में जो नंबर पड़े हुए होंगे 6, 2, 3, जिस तरह से यहाँ पे देखिए 3 है, इधर 3 है, लेकिन हम फिलहाल ब्रैकेट के अंदर की बात करते हैं जो कि लिगेंड है, तो वो नंबर कहलाते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी उप सह संयोजन संख्याएं। और एक और चीज़, ब्रैकेट से पहले अगर कोई मेटल है तो वो धात्विक क्षेत्र कहलाएगा, मेटेलिक स्फीयर कहलाएंगे। ठीक, और ब्रैकेट के बाद कोई अगर कंपाउंड है तो ये आयंस में कन्वर्ट होता है, तो इसलिए आयोनाइजेशन स्फीयर कहलाते हैं, आयनन क्षेत्र।
तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग्स है, इनको याद करना आवश्यक है और इनको समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं। किसी उप सहसंयोजक यौगिक में एक केंद्रीय धात्विक परमाणु या आयन होता है जो ऋणायन या उदासीन समूह की उपयुक्त संख्या द्वारा घिरा होता है। ये ऋणायन और उदासीन या कहने का मतलब किससे, लिगैंड से, तथा ठोस व विलयन दोनों अवस्थाओं में स्वतंत्र अस्तित्व रखता है, जैसा कि हम थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं। अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैज़ अ सेंट्रल मेटेलिक एटम और आयन बाउंडेड बाय सुटेबल नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस और न्यूट्रल ग्रुप्स ऑफ and exit independently in both solid and solution state, यानी दोनों ही अवस्थाओं में स्वतंत्र अस्तित्व रखता है। ये तो थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डेफिनेशन। अब कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक, उप सहसंयोजी यौगिक में प्रयुक्त कुछ पद, सम टर्म्स यूज्ड इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। सबसे पहले जब हम चर्चा कर ही रहे थे, सेंट्रल मेटल आयन यानी केंद्रीय धात्विक आयन। ये एक तो एक्सेप्टर होता है, यानी यह ग्राही होता है जो चारों ओर के ऋणायन या उदासीन अणुओं से दान किए हुए इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, ग्रहण करता है। इट इज अ एक्सेप्टर विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन डोनेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग एनायन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। ठीक, यानी इलेक्ट्रॉनों को ये ग्रहण करता है। जैसे फॉर एग्जांपल CONH3 अ Cl, देखिए हेक्सामीन कोबाल्ट क्लोराइड एंड क्या है, टेट्रा कार्बोनिल निकिल, ठीक है, में केंद्रीय धात्विक परमाणु या आयन, सेंट्रल मेटल आयन, इनमें आपको दिख रहा होगा कि मेटल क्या है, यहाँ पे कोबाल्ट है और यहाँ पे क्या है, निकिल है। ठीक है, और अगर पूरा से आयोनाइज करेंगे तो हमें यहाँ दिखेगा कि CO पॉजिटिव 3 आ रहा है और Ni न्यूट्रल है, बिकॉज CO कार्बोनिल जो होता है न्यूट्रल होता है, इसलिए इसमें न्यूट्रल है। लेकिन यहाँ पे Cl3 NH3 तो न्यूट्रल है, बट ये न्यूट्रल नहीं है, Cl3 -3 होगा, दैट इसीलिए इसको +3 में आ गया। तो ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं सेंट्रल मेटल आयन। अब आ जाते हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम, दैट इज कॉल्ड लिगैंड। लिगैंड किसे कहते हैं? एक परमाणु या अणु जो इलेक्ट्रॉन युग्म का दान कर सकता है, ऐसे दाता परमाणु या अणु जो इलेक्ट्रॉन धनी होते हैं वो लिगैंड या संलग्नी कहलाते हैं, अतः लिगैंड दानी होते हैं। यानी एन एटम और मॉलिक्यूल दैट कैन डोनेट और एन इलेक्ट्रॉन पेयर, सच डोनर atoms or molecules that are electrons such are called a ligand। सीधे सीधा मतलब है कि जो कंपाउंड में, किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल आयन के साथ ब्रैकेट के अंदर होते हैं, उन्हीं को हम लिगैंड कहते हैं। सिंपल से समझने के लिए, जैसे सपोज दैट एग्जांपल, इसमें देखिए सेंट्रल मेटल आयन ये है, ब्रैकेट ये रहा, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, अब NH3, तो लिगैंड हो गया NH3। ये ब्रैकेट के बाहर है इसलिए इसकी बात नहीं करेंगे, यहाँ पे भी ये बाहर था इसकी बात नहीं करी। अंदर बचा Fe तो हो गया सेंट्रल मेटल आयन, बचा गया Cn, इसलिए Cn लिगैंड हो गया। यहाँ पे CO, इसलिए CO लिगैंड हो गया। ये CO कोबाल्ट वाला नहीं है, CO है कार्बन मोनोऑक्साइड वाला, इसे हम कार्बोनिल भी पढ़ते हैं। ठीक, अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ लिगैंड के बारे में। देखिए लिगैंडों के प्रकार, इट इज़ डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ डोनर एटम, मतलब लिगैंड जो भी होते हैं ये दाता परमाणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, यानी कौन सा लिगैंड कितने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, यानी दाता है, दान कर रहा है, तो वो उस तरह का लिगैंड होता है। यानी फर्स्ट आता है मोनो और यूनिडेंटेड लिगैंड, यानी एक दंतुर, केवल एक दाता परमाणु होता है इनके पास, विच हैव ओनली वन डोनर एटम आर कॉल्ड अ यूनिडेंटेड और मोनोडेंटेड लिगैंड्स, यानी जिनमें केवल एक दाता परमाणु होता है उन्हें हम एक दंतुर लिगैंड कहते हैं। एक दंतुर लिगैंड दो प्रकार के होते हैं, लिगैंड हमने बोला दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उदासीन और एक ऋणायनिक। ये जो दो कॉलम बनाए ऋणायनिक के हैं, ये उदासीन है, न्यूट्रल। देखिए पहले में फॉर्मूला लिखा है, दूसरे में उनका नाम, तीसरे में डोनर एटम। ठीक, जैसे H2O, इनको हम एक्वा बुलाते हैं, अब इसके बारे में बात करेंगे। इसमें O डोनर एटम होता है।
NH3 को हम अमीन बुलाते हैं, डबल एम लगता है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। N इसका डोनर एटम। CO कार्बोक्सिल, NO नाइट्रोसिल, C6H5N यानी पिरीडीन। इधर ऋणायनिक में देखें तो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, साइनो, हाइड्रोक्सो, नाइट्रो, थायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो, नाइट्रेटो, एसीटेटो, इसी तरीके से और भी हैं। अब बात करते हैं द्विडेंटुर यानी बाइडेंटेड लिगेंड के बारे में। सीधी सीधी बात है, अभी हमने क्या बोला था, विच हैव अ वन डोनर एटम दैट इज कॉल्ड अ यूनिडेंटेड और मोनोडेंटेड, एंड देयर इज अ टू डोनर एटम, यानी यहाँ पर दो दाता परमाणु होंगे तो इनका नाम द्विदंतुर कहलाता है। देखिए दो तरह के होते हैं, ऋणायनिक और उदासीन। फॉर्मूला C2H4-2 यानी ऑक्सिलेटो, ओ इसमें डोनर एटम, सल्फेटो ओ डोनर एटम, और ये कहलाएगा आपका ग्लाइसिनेटो, GLY इसको शॉर्ट में बोलते हैं। वैसे उदासीन में देखेंगे तो एथिलीन डाइअमीन, एथिलीन डाइअमीन इसका डोनर एटम हो गया N। उसी तरीके से त्रिदंतुर होता है यानी ट्राइडेंटेड। ट्राइडेंटेड देखिएगा CH2 NH2, इसमें फिर CH2 फिर NH फिर CH2 फिर CH2 NH2, डाई एथिलीन ट्राइअमीन, डाई एथिलीन 1 2 3, दो एथिलीन, ये दो एथिलीन हो गए, और 1 2 3 ट्राइअमीन हो गया। ठीक है, इसी तरीके से और भी होते हैं, यानी टेट्राडेंटेड, पेंटाडेंटेड, हेक्साडेंटेड, तो हम उनके बारे में भी ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं, फिलहाल इम्पोर्टेंट यही है। लेकिन अगर बाई चांस अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि ट्राई के बाद भी कुछ होते हैं, तो हाँ होते हैं, जिसमें 4 डोनर एटम होंगे वो टेट्रा कहलाएगा, 5 होंगे पेंटा, 6 होंगे हेक्सा। ज़्यादातर इम्पोर्टेंट सेकंड थर्ड तक ही होते हैं। ठीक है, इसके बाद के कुछ टॉपिक हैं। उप सहसंयोजन क्षेत्र यानी कोऑर्डिनेशन स्पेयर, मैंने आपको बता दिया ब्रैकेट वाले एरिया को कोऑर्डिनेशन स्पेयर बोलते हैं। उप संयोजन संख्या यानी जो लिगैंड के नंबर्स होते हैं उनको बोलते हैं। ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर, हम 11th में भी पढ़ चुके हैं। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है, नंबर ऑफ चार्ज ऑन अ कंपाउंड्स इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। अब आ जाते हैं उप सहसंयोजी यौगिकों का नामकरण यानी नॉमेनक्लेचर ऑफ अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कुछ स्टेप है इसमें, स्टेपों को पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टेप फर्स्ट की। उप सहसंयोजी यौगिकों के नामकरण के लिए बहुत सारे कुछ तथ्य हैं जो हमें याद करने पड़ेंगे, यानी हम उनका नाम किस तरह से लिखते हैं, किसको पहले लिखा जाता है, किसको बाद में लिखा जाता है, लिगैंड के नाम कैसे लिखे जाते हैं। लिगैंड बहुत तरह के होते हैं तो सबके नाम लिखने के तरीके अलग होंगे। ठीक है, उसमें कैटायन का नाम कैसे लिखते हैं, एनायन के लिए कैसे लिखते हैं, तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो उसको हम समझेंगे कल। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बने रहिएगा अगली क्लास के लिए। थैंक यू सो मच।